नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम यूपी एनएचएम में जो 2022 में एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए थे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को 10-10 क्वेश्चन उसमें से लेकर के आ रहे हैं। तो 1 से 10 तक हमारा हो चुका था। आज हम बात करेंगे 11 से 20 तक। ठीक। सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाउ मच एरिया ऑफ स्मॉल ब्लड स्पिल कैन बी मैनेज्ड बाय वाइपिंग विथ पेपर टॉवेल। तो कितना एरिया है स्मॉल ब्लड स्पिल अगर हुआ है उसमें, तो आप मैनेज कर सकते हैं पेपर टॉवेल से वाइप कर करके। ठीक है। तो स्पिल मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हैं तो उसमें मैनेजिंग स्पिल ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सब्सटेंस, ये जब टॉपिक आता है उसमें, तो ये क्लियर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाता है। समझ आ रहा है। तो स्पिल मैनेजमेंट में किस तरीके से उसको करते हैं, आपको नहीं पता है तो आप कंप्लीट देखना, उसको पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। उसका प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है। अगर आप लैब में काम कर रहे हैं, ब्लड गिर गया, कुछ भी गिर गया, बॉडी फ्लूइड्स वगैरह, तो उसको किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक। तो इसमें कितना एरिया होगा ये आपको सवाल पूछा गया है। तो इसमें आपका आएगा बी वाला ऑप्शन, अप टू 10 सेंटीमीटर। कौन सा? अप टू 10 सेंटीमीटर जो कि दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन, अप टू 10 सेंटीमीटर। ठीक। तो जो भी धब्बा वगैरह, अगर रक्त का बूंद या अन्य छोटे स्पिल अगर हो गया है, तो आसानी से कागज़ के तौलिए से आप उस क्षेत्र को पहुंच करके क्या करेंगे, गर्म पानी या फिर डिटर्जेंट में साफ किया जा सकता है, या फिर जो भी आप हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो उतना मैनेजमेंट इसका हो जाएगा। बाकी उससे ज़्यादा हो गया तो उसके लिए अलग प्रोसेस है कंप्लीट। ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपको, आप आंसर भी करते जाएं। अगर आपको पता है तो आप आंसर करते जाइए कमेंट्स पे। द एजरोफिलिक ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूट्रोफिल इज एक्वायर्ड। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ल्यूकोपोइसिस, ग्रेनुलोपोइसिस, माइलोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ा है आपने, थ्रोम्बोपोइसिस। समझ आ रहा है। अगर ये सारे प्रोसेस आपको पता है, वो किस तरीके से बनता है, उसके अलग अलग स्टेज होते हैं, आपने हेमेटोलॉजी में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इसको समझने के लिए इसका करेक्ट आंसर हम पहले बता देते हैं। करेक्ट आंसर इसका सी है। ठीक है। सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, एट प्रो माइलोसाइट स्टेज। तो इसको जो है आपको पढ़ने के लिए माइलोपोइसिस आपको समझना पड़ेगा। तो माइलोपोइसिस में क्या क्या स्टेज हैं? माइलोब्लास्ट है, प्रोमाइलोसाइट है, उसके बाद माइलोसाइट है, फिर मेटामाइलोसाइट, बैंड फॉर्म, ज्वेलिन, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। अब यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा प्रोमाइलोसाइट। जब आप प्रोमाइलोसाइट स्टेज पढ़ते हैं तो हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो, ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। बट मोर साइटोप्लाज्म देन माइलोब्लास्ट, राउंड न्यूक्लियस विथ इमेच्योर साइटोक्रोम, उसके बाद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म सोर्स प्राइमरी एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? प्रोमाइलोसाइट में। ठीक है। सेकेंडरी एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स आपको माइलोसाइट में देखेगा। ओनली सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स आपको मेटामाइलोसाइट में देखने को मिलता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है। आगे चलें। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मेड अवेलेबल फॉर स्टाफ हैंडलिंग इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये जब आप पढ़ते हैं, एसओपी जब आप देखते हैं, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? एसओपी। किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को फॉलो करने के लिए किसी भी स्टाफ में, चाहे आप लैब में काम कर रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है जिसको हम एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। समझ आ रहा है। कौन कौन से स्टेप को उस कार्य को करने के लिए ज़रूरी है, वो सारा चीज़ उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। चाहे कोई भी स्टाफ हो, उसको आसानी से पढ़ करके उस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। समझ आ रहा है। तो उसको बोलते हैं हम एसओपी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बहुत सिंपल था। अगर आपने एसओपीस बनाए होंगे अपने लेबोरेटरीज़ के अंदर, ज़्यादातर ये आपके एनएबीएल लैब में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। उसमें हर एक चीज़ का एसओपी बना करके आपको रखा जाता है। हर एक लेबोरेटरीज़ के अंदर हर एक जो भी काम आप करते हैं उसका प्रोसेस उसमें लिखा हुआ रहता है। एसओपी, गाइडलाइन, सारा चीज़ मेंशन रहता है, किस कार्य को किस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो
करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सिंपल है भाई। अगला सवाल देख लें। 14 नंबर का सवाल क्या पूछ रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लेक ए न्यूक्लियस। तो ये भी आपके हेमेटोलॉजी का सवाल है जो कि पूछा गया है, बहुत आसान सवाल है। ठीक, क्या आएगा इसका ऑप्शन, रेटिकुलोसाइट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स या रेटिकुलोसाइट जिसको बोलते हैं। आरबीसी बनने की प्रोसेस आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला कि एरिथ्रोपोइसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ल्यूकोपोइसिस पढ़ा होगा, थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ा होगा, हेमेटोपोइसिस। ठीक है, नाम सुने हैं, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, सीखा है, पूरे स्टेज स्टेप सीखे हैं, तो आपको आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। करेक्ट है भाई, ज़्यादा कुछ बात करने का है नहीं इसमें, ये भी बहुत आसान था। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, द सेल विच प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स बाय सीक्रेटिंग हेपेरिन इज। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया है आपसे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, फिर भी ये सवाल आपसे पूछा है कि जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स होता है हेपेरिन, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इतना तो आपको पता है, इसका फंक्शन भी पता है, लेकिन कौन सा सेल जो है, ठीक है, द सेल विच प्रिवेंट्स, हाँ वही पूछा है कि आपको कहाँ से सीक्रेटिंग होता है ये, ठीक है, कौन सीक्रेट करता है इसको, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसमें बेसोफिल दिया है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल है या ईसनोफिल। ठीक है, तो आपका बेसोफिल और आपका मास्ट सेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन अगर आता तो भी सही होता, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। तो हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है जो कि प्रिवेंट करता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स वेसल्स के अंदर, और हेपेरिन जो है ऑकर नेचुरली इन द बॉडी एंड प्रोड्यूस बाय बेसोफिल एंड मास्ट सेल। करेक्ट, तो ये आप याद रखना, अगर कभी ऑप्शन में आएगा तो ये भी आपको करेक्ट करना रहेगा। सिंपल है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंटीजन। तो ए एंड बी एंटीजन में केवल एक शुगर मॉलिक्यूल्स का फ़र्क होता है। ए का अगर 2 ग्लैक्टोज है और बी में 3 ग्लैक्टोज है, तो एक का ही फ़र्क होता है, तो 1 शुगर मॉलिक्यूल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आसान सवाल था। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, तो हाँ, द ब्लड ग्रुप विथ वेरी लो रिस्क ऑफ कॉसिंग रिएक्शन ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ब्लड बैंक का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो एनएचएम जो पूछा गया है यूपी एनएचएम है, उसमें जो सब्जेक्ट वाइज पूछे गए हैं, सेक्शन अलग अलग हैं, तो ये ब्लड बैंकिंग का एक सवाल है। तो इसका आंसर तो आप सभी लोग बता सकते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो कि करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान सवाल था ये। अगला सवाल क्या पूछा है, हाँ, तो इसका आंसर तो हम डिटेल में वीडियो भी बता चुके हैं, समझा चुके हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। इसको समझाने के लिए आपको कहूँगा कि हमारा मेन चैनल जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी दिनेश है, वहाँ पर लेक्चर आप देखेंगे, सेम टू सेम यही सवाल है, और इसको एक्सप्लेन भी किया है किस तरीके से आप माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो आप पता लगा सकते हैं। तो उसको सीखना जा कर के, तो आसानी से आपको ये चीज़ मालूम चल जाएगा। आज ये सवाल पूछा है, कल के दिन कोई और सवाल अगर पूछेगा तब भी आप उस तरीके के सवाल का आंसर कर सकते हैं। बहुत आसान है। यदि बच्चे का रक्त समूह बोल रहा है ओ है, तो माँ का रक्त समूह चाहे कोई भी हो, पिता का रक्त समूह कौन सा नहीं होना चाहिए, तो ए बी के साथ जो है ओ का नहीं बनता है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, आपका ए बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ए बी हो जाएगा, जो कि हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको आप ज़रूर जा करके देखें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ताकि और भी क्वेश्चन अगर बने तो आपको समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, अब तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए सोर्स ऑफ एरर दैट लीड्स टू एबीओ डिस्क्रेपेंसीज। तो इसमें ये कह रहा है कौन सा जो आप एबीओ ब्लड ग्रुप जब आप करेंगे, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी सोर्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर इनमें से कौन सा नहीं होगा, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको आसानी से एक एक ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। वी यूज ऑफ प्रॉपरली स्टोर्ड रिएजेंट, तो करेक्ट ऑप्शन तो आपका यही हो जाएगा कि अगर आप स्टोर्ड रिएजेंट प्रॉपरली अगर वो वाला रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सवाल ये आपसे क्या पूछा है, सवाल को समझना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी सोर्स ऑफ एरर, कौन सा है जो सोर्स ऑफ एरर नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी सब ऑटो एंटीबॉडीज, एज ऑफ द पर्सन,
एलो एंटीबॉडीज़ ये आपके सोर्स ऑफ एरर हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर होल ब्लड रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड बैंक? तो इसका तो आसान जवाब है, आप लोगों को सबको पता है, 2 से 6। प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता, कई बार कंफ्यूज कर देता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपने कई बार पढ़े हुए हैं। करेक्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, 20 क्वेश्चन हमने देख लिए, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे आगे के सवाल। ठीक, 80 तक क्वेश्चन है, तो टोटल आपको कंप्लीट करके बताएंगे आपको किस तरीके से इसको आंसर करना है, समझना है। अगर कोई इंटरेस्टिंग सवाल बनता है उसको समझाना, एक्सप्लेन करना, अगर अभी तक हमने नहीं किया है तो वो हमारे मेन चैनल पर हमने लेक्चर के थ्रू उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखेंगे। नोट्स हमने बना रखे हैं MCQs का, अगर आपको चाहिए आप ईमेल कर दें, नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।